इसने ऐसी नजरों से मुझे देखा जैसे अचानक इसे कोई अहम बात याद आ गई हो। पूछने लगा, मलिक साहब ये मसला तो हल हो ही जाएगा, ये नूरी है ये नारी है, आप मुझे ये बताएं कि मेरी कौन सी शिकायत लेकर आपके पास पहुंची थी। मैंने कहा, ये मुझे बताने आई थी कि तुम बहुत जालिम और सफाक हो, इसे बुरी तरह मारते हो, बच्चों को भी बड़े फिरौना अंदाज में डांट डपट करते हो, घर में खर्चा नहीं देते बल्कि अपनी सरकारी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा पराई औरतों पर लौटाते रहते हो। मैंने लम्हा भर को रुककर इसके तासुरात का जायजा लिया। वो ये बातें सुनकर ख्यालों की दुनिया में गुम हो गया था। मैंने सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, ये दुख भरी कहानी सुनाकर इसने मुझसे दरखास्त की थी कि मैं तुम्हें समझाऊं। थोड़ी देर के बाद फरजंद अली वापस लौट आया। इसके साथ 3 और अफराद भी थे जिनका ताल्लुक अहमदनगर शुमाली से था। नूरी के कत्ल की इत्तला वहां तक पहुंच चुकी और वो लोग मेरे बुलाने पर नूरी की लाश की शिनाख्त के लिए इधर आए थे। मैंने इनके नाम पूछे। इनमें से एक अहमद यार, दूसरा मोहम्मद मुश्ताक और तीसरा अली नवाज था। मैंने मुख्तसरन इन्हें नूरी को पेश आने वाले अंदोनाक वाक़े के बारे में बताया, फिर लाश के करीब ले जाकर नूरी के चेहरे से चादर हटा दी। वो तीनों सनसनीखेज नजरों से नूरी के मुर्दा चेहरे का जायजा लेते रहे। इस दौरान मैं इनके चेहरों पर नंबरदार होने वाले तासुरात को नोट करता रहा और इस कोशिश के नतीजे में मुझे सरासर मायूसी हुई। इनमें से किसी के चेहरे या आंखों में ऐसा कोई तासुर नहीं उभरा जिससे जाहिर होता कि वह नूरी के सूरत से आशना है। फिर अगले ही लम्हे उन्होंने मेरे अंदाजे की तस्दीक भी कर दी। मैं एक और बात सोच रहा हूँ, अली नवाज ने कहा। ये बात तो तय है कि ये औरत हमारे कस्बे से ताल्लुक नहीं रखती। मुमकिन है ये किसी घर में मेहमान आई हो। अली नवाज ने एक अहम नुक्ता उठाया था। मैंने इसकी बात पर गौर किया तो इस नुक्ते में मुझे अच्छा खासा वजन नजर आया। अगरचे ये नुक्ता इस कहानी से कोई मेल नहीं खाता था जो गुज़िश्ता रात नूरी ने मेरे क्वार्टर में आकर मुझे सुनाई थी। ताहम केस के इस पहलू को चेक करना जरूरी था। मैंने मौके पर मौजूद अहम और समझदार अफराद के बयान कलमबंद किए। इसके बाद अहमदनगर शुमाली और अहमदनगर जनूबी के एक एक शख्स की ये ड्यूटी लगाई कि वो अपने अपने इलाके की मस्जिद में ये ऐलान करवाएं कि अगर किसी शख्स से घर आई हुई कोई मेहमान औरत गायब है तो वो फौरन थाने में इतला दे या फिर बरह रास्त मौके पर चलाए। ये एक तरह की मुहिम सी कोशिश थी जिसके नतीजे में मकतूला की शिनाख्त का 5% इम्कान था। इसके बाद मौके की कार्रवाई में मसरूफ हो गया। आइंदा 1 घंटे में मैंने जरूरी कार्रवाई मुकम्मल कर दी। मशीतनामा तैयार हो चुका था और थोड़ी देर पहले दोनों तरफ की मसाजिद में मेहमान औरत की गुमशुदगी का ऐलान हो गया था, लेकिन अब तक मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली थी जिससे मकतूला की शिनाख्त के सिलसिले में कोई पेशरफ्त होती। मैंने कुछ और देर जाए वक़ूअ पर रुकर इंतजार किया। जब किसी इत्तला की उम्मीद ना रही तो मैंने नूरी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। जय वारदात पर मेरा अब कोई काम नहीं रहा था, लिहाजा कांस्टेबल के साथ मैं वापस थाने आ गया। दोपहर के खाने के बाद मुस्तफा मेरे कमरे में आ गया और हमारे दरमियान नूरी के कत्ल के साथ ही दूसरे मौज़ूआत पर भी बात होने लगी। मैंने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, मुस्तफा, नूरी के साथ जो भी वाक़या पेश आया है वो इसके किसी दुश्मन का ही कारनामा हो सकता है। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा वो कौन थी और कहाँ से आई थी, हम इसके कातिल का सुराग नहीं लगा सकते। मलिक साहब, ये भी तो हो सकता है वो किसी इत्तफाकी हादसे का शिकार हो गई हो, किसी ने इसकी इज्जत पर हाथ डाला हो और इसकी जमाजत पर कत्ल करके चला गया हो। मुस्तफा ने अकल के घोड़े दुड़ाते हुए कहा, इस बात का भी इम्कान है नूरी ने हमलावर को पहचान लिया हो और इस डर से कि वो दूसरों को हमलावर के कारनामे के बारे में बता देगी इसने नूरी की जिंदगी का खात्मा कर दिया। इस जावे से मैंने भी सोचा था। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन फौरन ही इस इम्कान को जहन से खारिज करना पड़ा। इस किस्म के मुजरमाना हमले के आसार ना तो नूरी की लाश पर कहीं नजर आते हैं और ना ही जय वक़ूअ पर दिखाई देते हैं। मैंने चंद लम्हात के लिए रुककर एक गहरी सांस ली, फिर अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, मेरे ख्याल में नूरी को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया गया है और कत्ल की ये वारदात गुज़िश्ता रात निस्फ शब के आसपास हुई है। जय वक़ूअ पर गिरने वाला मकतूला का खून और कटी हुई शहरक बड़े वाज़ेह अंदाज में इस जानिब इशारा करती है। क्या तुमने नूरी की गर्दन को गौर से नहीं देखा? देखा है मलिक साहब, वो कुछ सोचने के दौरान सर को इस बाती जुम्बिश देते हुए बोला, और मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन वो जुमला नामुकम्मल छोड़कर थोड़ा मुतवक्किफ हुआ, फिर उलझन ज़दा अंदाज में बोला, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, नूरी के कातिल तक पहुंचने के लिए आगाज कहाँ से किया जाए? ये बात मेरी समझ में आ चुकी है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। उस सवाली नजर से मुझे देखने लगा। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, यह बात कई जावे से जाहिर है और सबशुदा है कि नूरी की लाश खेतों में जिस मकाम पर पाई गई है इससे कत्ल भी इसी जगह पर किया गया है। कांस्टेबल मुस्तफा गहरी दिलचस्पी से मेरी तरफ मुतवज्जो रहा। मैंने कहा, इसका वाज़ेह मतलब है यही है, कातिल भी इसके साथ इस मकाम तक आया था। अगर हम किसी खोजी की मदद लें तो कातिल का खुरा हासिल किया जा सकता है। ओह, वो चौंक कर बोला, आप बहुत दूर की कोड़ी लाए हैं मलिक साहब। फिर तजवीज देने वाले अंदाज में कहा, यह खुर 2 मकामात से निकलवाना होगा जनाब। 2 मकामात? अब की बार मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो मेरी निगाह का मतलब समझते हुए वजाहत से बताने लगा, मलिक साहब, गुज़िश्ता रात नूरी आपसे मिलने क्वार्टर पर आई थी और मिलने के वापस भी गई थी। अगर इसके कदमों के निशानात का ताकुब किया जाए तो ये मालूम हो सकता है वो कहाँ से आई थी और कहाँ गई थी। इसी तरह जय वक़ूअ से खुरा उठाने पर यह पता चल सकता है कातिल और मकतूला किस रुख से वहां पहुंचे थे और नूरी को मौत के घाट उतारने के बाद कातिल ने किधर का रुख किया।
میں غلط تو نہیں کہہ رہا ملک صاحب، تم بالکل درست سمت میں دوڑ رہے ہو مصطفیٰ، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ اس کی حاضر دماغی نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا قصبہ احمد نگر میں کوئی کھوجی ووجی پی پایا جاتا ہے؟ کوئی ایسا ویسا؟ جناب وہ آنکھیں اور ہاتھ ایک ساتھ پھیلاتے ہوئے بولا۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب ہمارے علاقے میں ایک بہت ہی پہنچا ہوا کھوجی ہے، تاج دین، وہ 5 وقتہ نمازی ہے۔ پھر تو وہ اس میں بامسمی ہوا نا، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ ایسے نیک اور پرہیزگار شخص سے تو پہلی فرصت میں ملواؤ۔ اس وقت ٹھیک ہے جناب، میں آج ہی اسے بلواتا ہوں۔ تم نے کہا ہے تاج دین بہت ہی پہنچا ہوا کھوجی ہے۔ میں نے کہا کیا ہم نوری مرڈر کیس میں اس سے کوئی مدد لے سکتے ہیں؟ ضرور لے سکتے ہیں جناب، کانسٹیبل نے پرجوش لہجے میں کہا۔ جتنی جلدی ہو سکے تم اس سے میرے پاس لے آؤ، کھوج کے کام میں ہمیں تاخیر نہیں کرنی، میں ابھی اس کی طرف جاتا ہوں، اس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ مسجد ہی میں مل جائے گا، زہر کی نماز کا وقت چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا کھوجی تاج دین شمالی میں رہتا ہے یا جنوبی میں؟ شمالی میں جناب، مصطفیٰ نے جواب دیا۔ اس کا گھر مسجد کے قریب ہی ہے، اگر وہ نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکل بھی گیا تو میں اسے گھر میں پکڑ لوں گا۔ ٹھیک ہے، تم فوراً اس کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ وہ روانہ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کانسٹیبل مصطفیٰ کھوجی بابا تاج دین کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کھوجتی نظر سے تاج دین کا جائزہ لیا اور اس کی شخصیت میں مجھے وہ تمام تاثرات اور اشارے نظر آئے جو کسی بھی معقول اور شریف النفس انسان میں موجود ہوتے چاہیے۔ اس کی عمر 60 کے قریب تھی، اس نے مناسب داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کھوجی بابا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تاج دین تمہیں یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا میں نے کس مقصد کے لیے تمہیں تانے بلایا ہے؟ جی ہاں، وہ بولا۔ آئندہ 10-15 منٹ میں نے اس سے تفصیل سے آگاہ کرنے کے بعد ضروری ہدایات دی اور کہا میں کانسٹیبل مصطفیٰ کو تمہاری مدد کے لیے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ تم اپنے کام کا آغاز کہاں سے کرنا چاہتے ہو؟ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ کام نہایت ہی رازداری سے ہونا چاہیے۔ رازداری والے معاملے کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، وہ یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ اور جہاں تک کام کے آغاز کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے میں آپ کے کوارٹر کی طرف پہلے جانا چاہوں گا، اور اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، میں خاموشی سوالی نظر سے دیکھتا رہا۔